नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों सुनते हैं सुषमा मुनिंद्र जी की लिखी कहानी स्वांग। मनु हरी मध्य प्रदेश की पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पास करके पहले अटेम्प्ट में ही नायब तहसीलदार बन गया। यह उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसे ट्रेनिंग पीरियड में सीधी में रहने का आदेश मिला। उसके पिता खुश हुए। रामराज और मैं सालों एक स्कूल में शिक्षक रहे हैं। सेवानिवृत्त हो रामराज सीधी में रहने लगे हैं। मनु, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। रामराज जी के मकान के पास कुछ बंदोबस्त कर देंगे। पिता पुत्र को देखकर रामराज गुरुजी खुश हो गए। मैं मनोहरी के लिए कोई और मकान क्यों तलाशूं? मेरा मकान क्यों नहीं? तब लड़का आपके हवाले, मैं निश्चिंत हुआ। रामराज गुरुजी अपने आधे कच्चे आधे पक्के मकान में अपने प्रिय मित्र के पुत्र के लिए स्थान बनाने में उत्साहपूर्वक जुट गए। उत्तर की ओर का आयताकार कमरा, जिसकी खिड़की कच्चे आंगन में, एक दरवाजा बाहर, दूसरा बीच वाले कमरे में खुलता था, के बीच वाले द्वार को बंद कर कमरे को अलग सा बना दिया गया। जल्दी ही उनकी दिनचर्या तय हो गई। वह सुबह बड़ी फुर्सत से उठता, चाय बनाकर इत्मीनान से पीता, फिर आंगन में खुलने वाली खिड़की से झांकता। आंगन में कुछ काम कर रही दोनों बड़ी लड़कियां नीति और निधि कई बार, बल्कि अक्सर ही एक साथ कह उठती, आ जाइए, बाथरूम खाली है। सामूहिक बोलने से वे झेप जाती और एक दूसरे को देखकर हंसती। आंगन पार कर स्नान गृह तक जाते हुए मनोहरी को लगता दोनों लड़कियां उसे देख रही हैं। तैयार होकर वह घर से निकलता और एक भोजनालय में मासिक भुगतान कर खाना खाते हुए ऑफिस चला जाता। उसने निःशुल्क आवास स्वीकार कर लिया था, किंतु गुरुजी के दबाव के बावजूद निःशुल्क भोजन स्वीकार नहीं किया। शाम को वह कार्यालय से लौटकर सुस्ताता, फिर पुस्तकालय चला जाता, कुछ पुस्तकें इशू कराता और रात का खाना खाकर घर वापसी। इस बीच दूध वाला दूध का पैकेट रामराज गुरुजी के घर पर दे देता। गुरुजी की पत्नी रुक्मणी, नीति, निधि या सबसे छोटी लड़की, जिसको छोटी ही पुकारा जाता था, उसे पैकेट थमाती। जब कभी लड़कियों की उंगलियों का स्पर्श हो जाता, उसे अच्छा लगता। फिर वह पुस्तक पढ़ते हुए सो जाता। वह छुट्टियों में घर गया तो पूरा परिवार ब्यौरा लेने लगा। अम्मा बोली, मनु, रामराज गुरुजी भले हैं, पर ध्यान रहे तुम्हें अपनी लड़कियों के लिए फंसा न ले। अम्मा की विशेषता है, वे संभावित असंभावित पर विचार करते हुए अपने मस्तिष्क को सदैव चौकन्ना रखती हैं। पिताजी का आशय भी वही। मनु, रामराज जी से मेरे अच्छे संबंध रहे हैं। तुम ऐसा आचरण न करना कि उन पर भद्दा प्रभाव पड़े। तुमने मनु को लड़कियों वाले घर में रखा ही क्यों? रामराज बड़े चतुर बनते हैं, तभी लड़के को मुफ्त में रख लिया। आजकल अच्छे लड़के मिलते कहाँ हैं? पिताजी को उलाहना दे अम्मा मनोहरी से कहने लगी, मनु, हम तो परेशान हैं, रोज ही कोई न कोई तुम्हारे ब्याह की बात लेकर चला आता है। हम चाय पानी देते देते थक रहे हैं। आगे का हाल मनोहरी की बहन दीप्ति ने कहा। हाँ भैया, अभी एक दिन पीएससी के मेंबर अपनी लड़की का प्रस्ताव लेकर आए थे। लाखों की शादी होगी और तुम अगली बार पीएससी में बैठो तो फर्स्ट कैटेगरी पक्की है। और तुम्हारे कॉलेज के प्रोफेसर आते ही बोले, आपका लड़का मांगने आए हैं, और रीवा के वे जो सबसे बड़े वकील हैं। पिताजी बोले, इतने बड़े बड़े लोगों को मना करते नहीं बनता, और तुम अभी शादी के लिए तैयार नहीं। पहले दीप्ति और तप्ती की शादी होगी पिताजी, मैं कह चुका हूँ। मनोहरी को खुद पर गर्व हो आया, वह कितना खास है। अम्मा गुरुजी की लड़कियों को लेकर बेकार चिंता कर रही हैं। रामराज गुरुजी का औसत स्तर है, उनके संदर्भ में वह सोचेगा ही नहीं। यहाँ तो आदर्श स्थापना का भी मौका नहीं है। जब लोग कहें लड़के ने मामूली घर की लड़की से विवाह कर उदाहरण प्रस्तुत किया है, लोग तो कहेंगे लड़का इश्क में पड़ गया, शादी करनी पड़ेगी। वर्जनाएं मनुष्य को लुभाती हैं। अम्मा ने रामराज गुरुजी की लड़कियों से सावधान न किया होता तो शायद मनोहरी का ध्यान प्रयत्नपूर्वक लड़कियों की ओर न जाता। उसे लड़कियों की उपस्थिति का बोध अनायास होने लगा। वह मोहग्रस्त नहीं है, किंतु लड़कियों की बातों में वह कहीं होगा, यह विचार उसे अधीर करने लगा। आंगन पार कर स्नान गृह की ओर जाते हुए उसने सतर्कता बरती, तथापि उसका ध्यान सायास लड़कियों की ओर चला गया। उसकी नज़र लड़कियों पर पड़ने से पहले छत पर चढ़े मुनगा तोड़ रहे गुरुजी पर पड़ी। गुरुजी जोर से बोले, मनोहरी, पिताजी ठीक है ना? पिताजी आपको याद कर रहे थे। अच्छा अच्छा, तुमने मुनगे की कढ़ी खाई है? और मसलहा? नीति बहुत बढ़िया बनाती है। मनोहरी चौकस हुआ।
लड़की के गुणधर्म बताए जाने लगे। इधर आंगन में खड़ी रुक्मणी ने आदतन कहा, मुनगा बहुत बढ़िया क्यों ना हो, आपके गुरुजी को सब्जी लाने का झंझट जो नहीं करना पड़ता। मनोहरी इनका बस चले तो हम लोगों को दोनों वक्त मुनगा खाना पड़े। वह मुस्कुरा दिया। दोनों लड़कियों का मुस्कुराना भी लक्ष्य किया। गुरुजी पत्नी की वक्रोक्ति न सुन पाए। आज छुट्टी है ना, तो होटल में क्या खाओगे? दोपहर का भोजन मेरे साथ करोगे। आप परेशान न हो, रुक्मिणी तत्परता से बोल पड़ी। मनोहरी, तुमको लेकर हम परेशान नहीं होते। खाना खाते हुए मनोहरी को लगा, इस स्वप्न विहीन घर में कुछ नहीं है, किंतु कुछ पारंपरिक नियम और तरीके हैं। पीढ़े पर रखी भरी हुई थाली भव्य जान पड़ती है। रुक्मिणी चाची आग्रह से खिला रही हैं, छोटी मुस्तैदी से परोस रही है। नीति निधि रसोई से गरम गरम फुलके भेज रही है। मनोहरी ने रसोई की आहट सुनी। छोटी अपनी अल्हड़ता और लापरवाही में तेज बोलती है, अब नहीं ले रहे हैं। नीति का अस्फुट स्वर, कह एक लेना पड़ेगा। छोटी फुलका ले आई, एक तो लेना ही पड़ेगा। उसने ले लिया, एक फुलका और के बहाने। नीति फतह पाना चाहती है। गुरुजी कहने लगे, बेटा कभी फुर्सत में छोटी को गणित पढ़ा दिया करो, इसकी गणित कमजोर है। पढ़ा दूंगा, गणित आज भी मेरा प्रिय विषय है। छोटी बीच का द्वार खोलकर मनोहरी के कमरे में आ जाती। जब तक पढ़ती द्वार खुला रहता। खुले द्वार से उधर की गतिविधि का आभास मिलता। नीति और निधि उधर से गुजरती तो मनोहरी को लगता उसे देखने के लिए दोनों इधर उधर हो रही हैं। हाँ, उसका तो अनुमान बल्कि धारणा है कि वह इस परिवार के लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। उसकी उपस्थिति जबरदस्त परिवर्तन की तरह है। तो इस स्वप्न विहीन घर में कच्चे रूप में एक सपना जन्म ले रहा है जो इन्हें किसी मुकाम तक नहीं पहुंचाएगा। फिर गड़बड़। भैया आंसर नहीं निकल रहा। छोटी पस्त थी। मनोहरी ने चौंक कर कॉपी पर ध्यान केंद्रित किया। छोटी, तुमने गलती दोहराई है। बीजगणित बहुत सरल है, बस तुम्हें चिन्हों पर ध्यान देना होगा। यहीं तो गड़बड़ा जाती हूँ। फिर मनोहरी ने आंगन की खिड़की से सुना। छोटी बता रही थी, दीदी मुझे तो मालूम ही नहीं था कि गणित इंटरेस्टिंग हो सकता है। मैं गणित समूह लूंगी, यह पक्का रहा। पीईटी में बैठूंगी, यह भी पक्का रहा। नीति और निधि ने हाथ के संकेत से छोटी को धीमे बोलने को कहा। फिर छोटी ने क्या बताया, लड़कियों ने क्या पूछा, वह सुन न सका। अनुमान पुष्ट हुआ। लड़कियां उससे संबद्ध असंबद्ध जानना चाहती हैं। मनोहरी अनायास सोचने लगा, यदि चयन की स्थिति बने तो नीति उपयुक्त होगी या निधि? क्या नीति? क्यों? पता नहीं निधि क्यों नहीं, पता नहीं। लेकिन इस तरह की बेवकूफ़ी भरी बातें क्यों सोचनी चाहिए, जबकि सर्वश्रेष्ठ प्रस्तावों की सूची लंबी है। मनोहरी ने पुस्तक उठाई और बिस्तर पर अधलेटा होकर पढ़ने लगा। देखा पृष्ठ 84 का ऊपरी कोना मुड़ा हुआ है। उसे ध्यान आया, पुस्तक कई बार दूसरे स्थान पर रखी मिलती है। क्या उसके जाने के बाद लड़कियां उसके कमरे में आती हैं, पुस्तक पढ़ती हैं? कमरे में नीति आती है या निधि, या दोनों? गुरुजी और छोटी दोपहर में स्कूल में रहते हैं। चाची सो जाती होंगी और लड़कियां कमरे में दाखिल हो जाती होंगी। लड़कियां कुछ संकेत संप्रेषित करना चाहती हैं। उसके अनुमान को सत्यापित करने के लिए ही पढ़ते समय छोटी अप्रत्याशित रूप से कह बैठी, भैया आप मानस का हंस वापस कराए। नीति दीदी पूरा पढ़ नहीं पाई। मैं नहीं जानता था तुम्हारी दीदी पुस्तकें पढ़ती हैं, मैं फिर ले आऊँगा। मनोहरी दूसरे दिन शाम को पुस्तक लेकर लौटा तो दूध का पैकेट नीति ने पकड़ाया। मानस का हंस, छोटी ने बताया, पढ़ नहीं पाई थी। वह नहीं समझ सका उसे स्थिति का खुलासा करना चाहिए था या नहीं। नीति की बरौनियां झपक गईं, जैसे चोरी पकड़ी गई हो। हम लोगों को पुस्तकें नहीं मिल पाती, इसलिए पढ़ लिया करें, पुस्तकें आनंद देती हैं। मृत्युंजय मिल सकती है। पुस्तकों का मामला उलझा न दे। यह तब तक नहीं होगा जब तक वह स्वयं इस परिवार में इन्वॉल्व ना हो। यदि कहें तो इस परिवार से उसका इन्वॉल्वमेंट बस इतना भर है कि कई बार पीने का पानी चूक जाता है और उसे मांगना पड़ता है। आज ही शाम को एक मित्र आ गया, घड़ा खाली। मनोहरी बाहर वाले दरवाजे से निकलकर गुरुजी के अहाते में पहुंचा। वह अपने कार्य प्रयोजन से बीच वाले द्वार को प्रयोग नहीं करता है। निधि अहाते में थी। चाची नहीं है, पीने का पानी खत्म हो गया है, आप चलिए मैं लाती हूँ। निधि स्टील की बाल्टी में पानी लिए हुए बीच वाला द्वार खोलकर आ गई। मनोहरी ने उसके हाथ से बाल्टी ली, घड़े में पानी डाला, बाल्टी वापस कर दी। निधि द्वार उड़काकर चली गई। मित्र बोला, उधर वो चुप, इधर तुम चुप। तुम लोग आपस में बोलते चालते नहीं हो, या इशारों इशारों में? यह कला मुझे नहीं आती। पटा लो।
यह कला भी मुझे नहीं आती। उन लोगों को आती होगी, सजातीय कुलीन, प्रशासनिक अधिकारी। ऐसे लड़के को कोई नहीं छोड़ता। मैं हाथ नहीं आने वाला। मनोहरी मित्र के साथ ही बाहर चला गया। फिर रात्रि भोजन के बाद लौटा। घर में बिजली नहीं थी। असहनीय गर्मी और बिजली का जब तब मुकर जाना। आहट पाकर रामराज गुरुजी ने छत से नीचे झांका। ऊपर चले आओ मनोहरी। आया चाचा जी। मनोहरी को छत का खुलापन अच्छा लगा। गुरुजी बोले, आओ बेटा, यह छत हमारे लिए एक नियामत है। बिल्कुल। मनोहरी निवाड़ की खटिया पर बैठ गया। बात शायद शादी ब्याह की चल रही थी, क्योंकि गुरुजी उसी तारतम्य में कहने लगे, मनोहरी, तुम लोग दीप्ति के लिए लड़का तलाश रहे हो ना? है एक लड़का, फूड इंस्पेक्टर है। मैंने नीति की बात चलाई थी, किंतु हमारा और लड़के वालों का गोत्र एक है, विवाह नहीं हो सकता। दीप्ति के लिए चर्चा की जा सकती है। प्रस्ताव अच्छा है, कहते हुए मनोहरी ने अनायास नीति को ताका। वैवाहिक चर्चा पर यह कैसा महसूस कर रही है। अंधेरे में उसकी दशा न जान सका, किंतु लक्ष्य किया, वह उसे ही देख रही थी। और अब आंखें झुका ली हैं। क्या नीति उसके प्रति मृदु भाव रखती है? गुरुजी बोले, हाँ, मुझे लगता है सुयोग बैठेगा। बिजली आ गई। मनोहरी अपने कमरे में चला आया। यदि दीप्ति का विवाह यहाँ तय हो जाता है तो इस परिवार का एक उपकार और हो जाएगा। क्या यह परिवार दबाव बना रहा है, उसे घेर रहा है? गुरुजी नीति या निधि का प्रस्ताव रख दें तो स्पष्टतः मना करना कठिन होगा। कैसी व्यूह रचना है। यदि इनसे मुक्त होकर कहीं अलग रहना चाहे तो गुरुजी को क्या कारण बताएगा कि आप नीति या निधि को मेरे सिरे थोपे। इससे बेहतर है मैं अपना प्रबंध कहीं और कर लूं। ओह। मनोहरी पुस्तक पढ़ रहा था, तभी बीच के द्वार को किसी ने खटकाया। गुरुजी अस्वस्थ हैं, उन्हें कोई परेशानी तो? उसने तत्परता से द्वार खोला। क्या बात है चाची? निधि अपनी सहेली की शादी में गई है, अब तक नहीं लौटी। रात बहुत हो गई है, जी घबरा रहा है। चाची चिंतित थी। मैं ले आता हूँ, पता बताइए। उसने बाइक स्टार्ट की और चल पड़ा। क्या एकांत उपलब्ध कराया जा रहा है? पूरी तैयारी नीति या निधि, वह जिसमें चाहे रुचि ले। उसे देख निधि की दुविधा दूर हुई। अच्छा हुआ आप आ गए, यहाँ कोई खाली नहीं है जो मुझे घर छोड़े, मैं परेशान थी। आइए। वह पीछे बैठी निधि के स्पर्श को महसूस करता रहा। निधि कहने लगी, मैं भी पीएससी देना चाहती हूँ, पर बाबूजी कहते हैं यह कठिन परीक्षा है। आप टॉपर रहे हैं, जब आप ही फर्स्ट कैटेगरी में नहीं आ सके तो? नहीं, मेरा मतलब है मैं तो एवरेज ही हूँ, हिम्मत नहीं कर पाती। वह बेवकूफ़ लड़की इस एकांत में याद दिला रही है कि मैं पूरी तरह सफल नहीं हूँ। गुरुजी, आप सोचते हैं कि मैं इस मूढ़मती से अनुराग रखूं तो यह ना होगा। तनिक तल्ख होकर बोला, अब चयन प्रणाली निष्पक्ष नहीं रही और आप कंपटीशन से घबराती क्यों हैं? चयन होगा नहीं होगा, कोशिश की जानी चाहिए। आपसे मुझे हौसला मिला। घर पहुंचा तो रुक्मणी चाची दरवाजे पर मिल गई। मनु तुम्हारा बड़ा सहारा है, तुम्हें तकलीफ हुई। फिर तो मैं भी आप लोगों को तकलीफ दे रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारे आ जाने से अच्छा लगने लगा है। कोई 2 दिन को आ जाए तो लोगों को अड़चन होती है, लेकिन यह परिवार उसे निःशुल्क रहकर आनंद पा रहा है। स्पष्टतः इस घर में एक सपना पल रहा है। प्रत्येक सदस्य, हाँ छोटी भी, अपने स्तर पर कोशिश कर रही है सपना पूरा हो। छोटी पढ़ने आई। मनोहरी के बिस्तर पर 2-3 बर्थडे कार्ड रखे हुए थे। छोटी ने उठा लिए। कल आपका बर्थडे है? हाँ, कार्ड मेरे मित्रों ने भेजे हैं। आप बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते? यहाँ अकेले क्या करूँगा। दूसरे दिन सायंकाल कार्यालय से लौटा तो रुक्मणी ने पुकार लिया। छोटी ने बताया आज तुम्हारा जन्मदिन है, हाथ मुंह धोकर आ जाओ, मुंह मीठा कराना है। जी। वह हाथ मुंह धोकर पहुंच गया। चाची ने नीति को आवाज दी, नीति लाओ, क्या ला रही हो? नीति तश्तरियों में गुलगुले, हलवा, कटलेट लिए आ पहुंची। जन्मदिन शुभ हो। धन्यवाद, आप लोगों ने मेरा जन्मदिन याद रखा, मुझे अच्छा लगा। नीति वहीं बैठ गई। गुनाहों का देवता मिल जाएगी? आपने नहीं पढ़ी? बहुत पहले पढ़ी थी। गुनाहों का देवता पढ़ चुकी है, पुनः पढ़ना चाहती है। क्या बनना चाहती है? बिनती या सुधा? इस किताब के बहाने कोई संदेश तो नहीं देना चाहती। अभी कल ही तो आंगन में कपड़े सुखाते हुए गा रही थी, जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। प्रेम संप्रेषण। खाइए ना। हाँ हाँ। पाक कला निधि और छोटी संभाले हुए थी। उन्होंने रुक्मणी को भी वहीं बुला लिया। रचना रची जा रही है। योजनाबद्ध तरीके से नीति को अकेला छोड़ा जा रहा है कि लड़का पटाओ। वह स्पष्ट कहेगा, आप लोगों के बहुत उपकार हैं, पर मैं आपके इस महाजनी प्रस्ताव की निंदा करता हूँ।
मैं मानता हूँ प्रत्येक माता पिता अपनी लड़की का मंगल चाहते हैं और प्रत्येक लड़की की कुछ कामनाएं होती हैं, पर मैं प्रस्तुत नहीं हूँ। रामराज गुरुजी के द्वारा बताए गए फूड इंस्पेक्टर लड़के के साथ दीप्ति के विवाह की तिथि निकल आई। मनोहरी छुट्टी लेकर घर चला गया। गुरुजी ने कहा था विवाह में पहुंचेंगे, नहीं पहुंचे। मनोहरी वापस लौटा तो गुरुजी ने उसे शुभ समाचार दिया। मनोहरी, आयोजन अच्छा रहा ना? मैं पहुंच न सका। उन्हीं दिनों नीति को देखने लड़के वाले आ गए। वे लड़की देखने के इरादे से आए थे, पर उन्हें नीति इतनी भा गई कि यहीं के यहीं बाजार से साड़ी अंगूठी खरीद कर रिश्ता पक्का कर गए। लड़का ग्रामीण बैंक में शाखा प्रबंधक है। इसी व्यस्तता में मैं नहीं पहुंच सका। मनोहरी के लिए सूचना अप्रत्याशित थी, तो उसे हथियाने का इन्होंने विचार नहीं किया। यह परिवार उससे प्रभावित नहीं है। इन लोगों को उसका एक भी गुण दिखाई नहीं दिया, तो ये लोग उसके प्रति इतने निर्लिप्त कैसे रह सकते हैं? कैसे? मनोहरी को लगा ठीक इसी क्षण वह पूरी तरह अयोग्य, अकर्मण्य, अक्षम साबित हुआ है। इस लायक भी नहीं कि किसी मामूली परिवार की मामूली लड़की के दिल में अपने लिए ललक जगा सके। लगा ये लोग उसे अनदेखा कर रहे हैं, बल्कि उपेक्षित, अपमानित, खारिज ही कर दिया है। वह कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। पूरी तरह आहत होकर कमरे में चला आया। बहुत से दृश्य उसके सामने आए। निःशुल्क आवास व्यवस्था, मुनगे की कढ़ी, गुलगुले, हलवा, गुनाहों का देवता, स्नेह, सहयोग, सौहार्द, सदा शयता, इनकी भलमनसाहत किसी फल प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि उस आदमियत के लिए थी जो इनके दिलों में, संस्कारों में है। उसे दम घुटता जान पड़ा। उसने खुली हवा का स्पर्श पाने के लिए आंगन में खुलने वाली खिड़की खोल दी। सामने नीति थी, हौज के पास हाथ पैर धो रही थी। इसके मन में क्या कभी भी तमन्ना नहीं जागी मुझे पाने की? मैं कभी भी इसका काम में नहीं रहा। नीति आंगन की डोरी में सूख रहा तौलिया निकालने के लिए मुड़ी और उसकी दृष्टि मनोहरी पर पड़ गई। आ जाइए, बाथरूम खाली है। इसका सरोकार बस इतना ही रहा है। बाथरूम खाली है? हाँ, नहीं, विवाह की शुभकामनाएं। धन्यवाद। नीति पूरी तरह सहज, स्वाभाविक दिखी। कोई पछतावा नहीं, पीड़ा नहीं, खेद नहीं। मनोहरी खिड़की से हटकर बिस्तर पर आ गया। आत्ममुग्धता, विशिष्टता का बोध उसे सुहा नहीं रहा है, बल्कि अस्वाभाविक लग रहा है। स्वांग की तरह। स्वांग, वह खुद को ही ठगते, झुठलाते, खुद से ही छुपाते हुए नीति से प्रेम कर बैठा है, निहायत रहस्यमय तरीके से। और इस रहस्य को ठीक उस क्षण समझ पा रहा है जब समझने का कोई अर्थ नहीं बचा। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनिंद्र जी की लिखी कहानी स्वांग।